बिहार में लगातार ही सियासी भूचाल जारी है और खास तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस ही साल के जनवरी में महागठबंधन छोड़ते हुए एनडीए गठबंधन में वापसी की थी, उसके बाद से सूबे का सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। एनडीए गठबंधन में वापसी कर एनडीए की सरकार तो नीतीश कुमार ने बना ली, लेकिन उसके बाद बिहार की विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के जरिए उन्हें अपनी सरकार का बहुमत पास करना पड़ा। तो उसके बाद राज्य में देखने को मिली उस वक्त में यहाँ बन चुके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, जिसको लेकर लगातार कहा गया कि इस जन विश्वास यात्रा में जो अपार जन समर्थन बिहार की जनता का तेजस्वी यादव को मिल रहा है, वो अब की बार मोदी नहीं, अब की बार बिहार में भी तेजस्वी सरकार बनाएगा और आगामी आम चुनावों में भी आरजेडी बड़ा खेला कर सकती है। इसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने से बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों के साथ खटपट होनी थी, वो हुई और उस खटपट इतनी हुई कि पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई। एनडीए ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूले के तहत पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं आई और अगले ही दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद से अब तक पशुपति पारस बेहद ही खामोश नजर आ रही है। माना जा रहा था लंबे वक्त से कि अगर बीजेपी के साथ ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत ही इंडिया गठबंधन का रुख कर लेंगे, लेकिन अब तक अपना रुख यहाँ पर उन्होंने साफ नहीं किया है। क्या कुछ यहाँ पर संभावना है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के साथ कोई बात बन रही है? जी हाँ, बात करेंगे इसी मुद्दे पर क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रही हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे सहयोगी हमारे साथ है, बात करेंगे अमन जी से इस मुद्दे पर। अमन जी, जैसे शुरुआत से माना जा रहा था पारस को लेके कि अगर स्थिति साफ नहीं होती है, बीजेपी की तरफ से सहयोग या सीटें नहीं मिलती है तो इंडिया गठबंधन चले जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं गए हैं। क्या संभावना हो सकती है, क्या विकल्प तलाश रहे लगता है पशुपति पारस? देखिए, बिल्कुल और ज़ाहिर-सी बात है कि बिहार की जो राजनीति है उसमें कई ऐसे पेच फँसे हुए हैं जिसमें लगातार उलझनें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। अगर हम सिर्फ़ एनडीए खेमे की बात करें तो यहाँ पर वाक़ई सब कुछ ठीक-ठाक लगता है। जिस तरह से बीजेपी, जेडीयू मिलकर सरकार चला रहे हैं, इसमें अब चिराग पासवान को मना लिया गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि दूर से कि सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन अंदर खाने में स्थिति उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भले ही अभी कह सकते हैं साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाराज़ थे, मांझी नाराज़ हो गए, मुकेश सहनी भी दूसरा रास्ता तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ा विकल्प जो कह सकते हैं कि पशुपति पारस जो एक समय बीजेपी के लिए था, उनको ही उन्होंने दरकिनार कर दिया। अब ऐसे में पशुपति पारस की जो राजनीति है, उसमें कई उलझनें पैदा हो रही हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं, कई मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि उनके पास जो 3-4 सांसद थे, वो कह सकते हैं रफ्ता-रफ्ता फिर चिराग पासवान की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में चिराग पासवान चाहे उनके भाई जो प्रिंस राज हों या फिर उनके एक और सांसद बीना हों जी। या फिर महबूब कैसर हों, और ये लगातार ऐसे नाम हैं जो अब फिर से चिराग पासवान के करीब जाते हुए नजर आते आते हैं। तो ऐसे में जी। क्या पशुपति पारस की जो राजनीति है अब उसके ऊपर यहाँ विराम लगता हुआ दिखाई पड़ेगा और क्या वापस वो जो है एलजेपी खेमे का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एलजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर हमने देखा कि 2014 और 19 में नजर आई, क्योंकि बीजेपी के साथ में ये पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, साथ में एलजेपी का पूरा कुनबा एक साथ था। लेकिन जैसे ही 2020 में जो रामविलास पासवान का निधन होता है उसके बाद ये पार्टी में एक अजीब तरह का संकट छा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशुपति पारस लगभग 5 सांसद लेकर अलग हो जाते हैं और एकमात्र जो कह सकते हैं सांसद के तौर पर सिर्फ चिराग पासवान रह जाते हैं। ऐसे में यही बात लगातार बारंबार उठ के सामने आती थी अक्षय की क्या पशुपति पारस को ज्यादा भाव मिलेगा एनडीए के अंदर, लेकिन जब कुनबे की लिस्ट निकल कर सामने आती है उसमें ये देखने को मिला कि चिराग पासवान को तो 5 सीटें दी गई, जी। लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का छलावा बीजेपी या एनडीए कुनबे ने पशुपति पारस के साथ में किया। अब ये लग रहा है कि पशुपति पारस पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में जाने का मन बना चुके हैं। आज शायद लालू यादव के साथ मीटिंग भी उनकी है, तो ऐसे में कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है क्योंकि पशुपति पारस जो है उनको यहाँ से कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कोई ना कोई विकल्प चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बन रहा है कि पशुपति पारस अगर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते, जो लगभग तय माना जा रहा है, मंजी जी। अगर यहाँ पर अलग हो जाते, जो लगभग तय माना भी जा रहा हुँ। है, ऐसे में चाहे यहाँ पशुपति पारस इतने प्रबल दावेदार ना हो उन सीटों पर भी जहाँ वे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हुँ। लेकिन कुछ हद तक तो वे वोट बैंक जरूर अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। क्या बीजेपी की, क्या एनडीए की चुनौतियां वे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, मुश्किल बिल्कुल आपने कहा बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि अगर आप देखें तो पशुपति पारस
जो हैं चिराग पासवान से बहुत सीनियर हैं, राजनीति में काफ़ी बार कह सकते हैं उनका जो अनुभव है वो उनके साथ में ज़रूर आएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात कि क्या चिराग पासवान के साथ में वो इमोशनल अटैचमेंट लोगों का है, क्योंकि अभी कुछ ही बरस हुए उनको राजनीति में आए हुए, 2 बार के वो सांसद हैं और वो सांसद अपने पिता की वजह से बने। जमुई की जनता के लगातार बयान आप सुने तो यही बात जी। कहते हैं कि जो हमारे सांसद हैं वो जमुई में कम और एक तरीके दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं। ये बात लगातार उठती हुई नज़र आई। और जब हाजीपुर को लेकर ये बात हुई कि यहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, तो यही बात अक्सर कहा गया कि क्या अब जमुई की जनता ने चिराग पासवान को नकारने का मन बना लिया, इसलिए डर की वजह से वो हाजीपुर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो हाजीपुर ही वो सीट है जिसकी वजह से सारा मसला कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आया। इससे पहले इस सीट के ऊपर जो चिराग पासवान के पिता कह सकते हैं कि रामविलास पासवान चुनाव लड़ते हुए नज़र आए। जी, बिल्कुल। जैसे निधन होता है उनके भाई यहाँ पर नज़र आते हैं और पशुपति पारस। लेकिन जिस तरह से अब चिराग पासवान ने ज़िद करके बैठ गए कि नहीं, हाजीपुर सीट मुझे वापस चाहिए क्योंकि ये मेरे पिता की सीट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि पशुपति पारस बोले कि अगर आपके पिता थे तो मेरे भी तो वो भाई थे। तो यहाँ पर जो पारिवारिक झगड़ा था वो होता हुआ नज़र आया अक्षय। और अब जब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जो है कह सकते हैं पारस जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर चिराग पासवान उनको वापस मनाते हुए नज़र आएँगे? क्योंकि आपने एक वीडियो में देखा होगा जहाँ जो चिराग पासवान से पूछा गया तो वो कहते हैं कि भई वो घर के बड़े हैं, अगर वो जी, अब बिल्कुल। वापस आते हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। तो कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह का पारस का रुख लग रहा है, देख के लगता नहीं कि वो वापसी की राह कोई चुनने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वापसी की राह ना चुने और उन्हें यहाँ पर वापस भी बाद में जिस तरीके से वो अलग हो गए थे, लोजपा का एक अलग धड़ा बना लिया था राष्ट्रीय लोजपा के नाम से, लेकिन उसके बाद भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक भी सीट ना देने का हुँ। फैसला किया। ऐसे में अमन जी, जो फैसला किया गया उसका मुख्य कारण रहा कि चिराग पासवान को 5 सीटें दे देते हैं, जबकि पशुपति पारस को जी। एक भी सीट नहीं। क्या चिराग पासवान 5 सीटें जीत पाएँगे? देखिए, बड़ी बात ये है कि जीत पाएँगे, चलिए अगर एक बार अक्षय जी, मान भी लिया जाए कि जीत जाएँगे, लेकिन क्या ये पाँचों सांसद उनके पास रहेंगे? ये बड़ा बिल्कुल। सवाल है। क्योंकि 2020 के बाद जिस तरह से उनकी पार्टी का हल हुआ कि 4 से 5 जो सांसद थे छोड़कर चले गए और पशुपति पारस ने अपना अलग कह सकते हैं पार्टी बना ली रामविलास एलजेपी के नाम से। यहाँ पर यही देखना कह सकते हैं महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगातार प्रिंस के भी वापस आने की बात चल रही है, बीना को वापस टिकट दे रहे हैं, महबूब कैसर को भी वापस टिकट देने की बात चले। तो ऐसे में यही लगातार कहा जा रहा है जो राजनीतिक जानकार हैं कि भाई जो लोग आपको छोड़कर गए थे, एक बार फिर आप उनके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, तो क्या इसकी शर्त है कि ये वापस फिर नहीं जाएँगे? तो कुल मिलाकर अब चिराग पासवान की जो राजनीतिक समझ है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह के जो फैसले वो करते हुए नज़र आने वाले हैं। क्योंकि उनका कह सकते हैं कि अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश करने का मौका बीजेपी ने उनको दिया है और साथ में क्या वो 5 सीटों पर अपना दबदबा बना पाएँगे बीजेपी के सहयोग से? और जो 4-5 सांसद जीत कर भी आते हैं, तो क्या ये उनके साथ चल पाएँगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान को राजनीतिक तौर पर उतनी समझ नहीं है जितनी समझ उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस को है। जैसा हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बिल्कुल। जैसे ही मुलायम सिंह यादव का निधन होता है, उसके बाद जो शिवपाल यादव हैं, अपने भतीजे यानी कि अखिलेश का साथ देने के लिए अपनी पार्टी का विलय सपा में कर लेते हैं। यही कुछ होता हुआ क्या बिहार में भी नज़र आएगा, जहाँ पर पशुपति पारस जो हैं वो अपनी पार्टी को एक तरीके से एक बार फिर जो पूरा कुनबा आरएलपी का था क्या वैसा बनाते हुए नज़र आ सकते हैं? फिलहाल सवाल कई सारे, लेकिन जवाब चिराग पासवान पशुपति पारस के पास में है कि वो क्या कुछ करते हुए, क्या कुछ कहते हुए नज़र आते हैं। अगर दोनों एक नहीं हुए तो आप ये मानकर चलिए अक्षय कि यहाँ पर जो संकट पार्टी के ऊपर है, कह सकते हैं परिवार के ऊपर है, वो जस का तस बना रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जस का तस बना रहेगा और कुल मिलाकर बात यही आती है कि अगर चिराग पासवान के पास ज़िम्मेदारी 2020 में लोजपा की थी, जिसे वो बखूबी निभा और संभाल नहीं पाए, कारण बना यहाँ पर चाचा पशुपति पारस की बगावती तेवर और परिणाम बना यहाँ पर पार्टी का 2 धड़ों में बँट जाना। सवाल यहाँ पर फिर बनता है कि 5 सीटें दे दी हैं, 5 वे सीटों पर जो उम्मीदवार होंगे अगर वे जीत भी जाते हैं कि तो कहीं उसके बाद वे भी बगावत ना कर दें, क्योंकि जिन सांसदों ने चाचा के साथ बगावत की थी वो वापसी कर रहे हैं और यहाँ पर चर्चा उनमें से कईयों को टिकट देने की फिर से है। ऐसे में यहाँ पर संकट के बादल चिराग पासवान पर ज्यों का त्यों मंडरा रहे हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान उन 5 सीटों को फतह कर पाएंगे? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो ड्राइविंग सीट पर सवार है एनडीए गठबंधन की 400 पार अब की बार का नारा लेकर निकली है, क्या वो बिहार की 39 को पार करते हुए, जी हाँ, पिछली बार जिस तरीके से यानी बीते आम चुनाव में 39 सीटें जीती थी, तो क्या उसे पार करते हुए 40 जीत पाएंगे या फिर बेहद कम पर सिमट जाएंगे? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।